तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और इस 5वीं लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इनमें से सबसे जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो सबसे अहम नाम है वो है मंडी से कंगना रनौत का। मंडी जो मंडी जो लोकसभा जो क्षेत्र है वहां से कंगना रनौत को बीजेपी ने उतारा है और कंगना रनौत के इस नाम के ऐलान के साथ ही हिमाचल प्रदेश में आज तक का किसी भी बीजेपी की तरफ से किसी महिला का ये पहला नाम है जो हिमाचल प्रदेश में किसी महिला को लोकसभा का कोई सीट दिया गया हो या सीट दी गई हो। ये पहली ये प्रत्याशी हैं कंगना रनौत जो एक महिला प्रत्याशी के तौर पर मंडी से चुनाव में है। और कंगना रनौत के बारे में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे से ये ख़ासतौर से जो बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं उनकी ये सराहना करती रही हैं और कई बार ऐसे मुद्दों पर जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे रहे उस पर भी अपने बयान देती रही हैं। तो कंगना रनौत को एक बार जो है कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड के तौर पर यूज़ किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस जिसने अभी तक कंडी खासतौर से चाहे वो कांगड़ा हो या मंडी हो या शिमला हो या हमीरपुर हो, अभी तक का किसी भी सीट से कांग्रेस की तरफ से कोई नाम फाइनल या घोषित नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्या वाकई जिस तरह से मना किया था प्रतिभा सिंह ने कि वो मंडी से दोबारा चुनाव अभी नहीं लड़ेंगी, तो क्या वो अपनी उसी बयान पर कायम रहेंगी या फिर ये कि प्रतिभा सिंह फिर से एक बार चुनाव मैदान में रहेंगे। चूँकि प्रतिभा सिंह ने जब उपचुनाव हुआ था उन्होंने उसमें जीत दर्ज की थी और काफ़ी बड़ी जीत दर्ज की थी। राजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। तो राजेंद्र हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये जो मंडी में बीजेपी ने जो चेहरा उतारा है कंगना रनौत का और 4 में से 3 सीटों को रिटेन करते हुए एक पर फिर और उन्होंने अपने प्रत्याशी बदले हैं, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की यह स्ट्रैटेजी क्या है और कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है? बिल्कुल विशाल, अब भाजपा की बात करें तो 2 प्रत्याशी पुराने हैं और 2 प्रत्याशी नए भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। 4 सीटों में से हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दोबारा से 5वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार अब चुनावी मैदान पर हैं लोकसभा के लिए। तो दोनों प्रत्याशी इनको भाजपा ने दोबारा से चुनावी मैदान पर उतारा है। और मंडी जहां पर रामस्वरूप शर्मा पहले सांसद थे भाजपा की तरफ से, उनके निधन के बाद उपचुनाव हुए थे और वहां प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार नया चेहरा कंगना रनौत के रूप में लाया गया है। कांगड़ा में किशन कपूर भाजपा के पिछले सांसद थे, उनका टिकट बदला गया है, उनकी जगह पे अब राजीव भारद्वाज को टिकट दिया गया है। तो भाजपा की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनावों को लेकर। कांग्रेस जरूर इसमें थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक कांग्रेस की तरफ से एक भी सीट घोषित नहीं की गई है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द, क्योंकि एक लंबा समय अभी तक चुनावों को है, अगर पिछले चुनावों के साथ कंपेयर किया जाए या उससे पिछले चुनावों के साथ कंपेयर किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि देरी नहीं हुई है। हालांकि भाजपा ने जो अपने टिकट है वो काफ़ी जल्दी घोषित कर दिया। हिमाचल प्रदेश का जो मतदान है वो अंतिम फेज में है, अंतिम चरण में है। तो ऐसे में एक लंबा समय, कम से कम 65-70 दिन अभी भी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन के लिए राजनीतिक दलों के पास है। तो एक लंबा समय अभी है। और भाजपा की तैयारियों की अगर हम बात करें तो जो टिकट बदले गए हैं या रिटेन किए गए हैं, अब कहीं कहीं हल्का विरोध जब कैंडिडेट का नाम घोषित किया जाता है, क्योंकि टिकट के चाहवान बहुत होते हैं। किसी एक राजनीतिक दल में 5 से 6 लोग ऐसे होते हैं जो प्रबल दावेदार समझे जाते हैं। तो ऐसे में एक समय मिल जाता है उस एंटी इनकम्बेंसी और जो कैंडिडेट के खिलाफ लहर होती है, जो विरोध के स्वर उठते हैं, उनको हैंडल करने में, उनको समझाने बुझाने में एक समय राजनीतिक दल के पास मिलता है। तो वो समय, वो एज भाजपा के पास इस वक्त हम कह सकते हैं है। अगर कैंडिडेट के खिलाफ कहीं रोष कुछ और जो
टिकट के चाहवान है उनके प्रति होता है, तो उसको फिर शांत करने के लिए, समझाने के लिए एक लंबा समय पार्टियों के पास मिलता है, और वही फ़ायदा भाजपा उठाना चाह रही है। इसीलिए चुनावों से इतने समय पहले भाजपा की तरफ से टिकट घोषित किए गए हैं। ये हम जो पूरी रणनीति भाजपा की है वो अभी तक उसको देखकर समझा जा सकता है। अब राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागेंद्र राठा जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट है। हम उनसे भी एक सवाल कर लेते हैं, आप बने रहे राजेंद्र हमारे साथ। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है। आज होली मनाई जा रही है हर तरफ और रंगों का त्यौहार भी है, और इस बीच जो चुनावी जो रणनीति है, चुनावी जो खेल है, उसको किस तरह से बीजेपी खेल रही है और किस तरह से कांग्रेस खेल रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये उम्मीदवारों की घोषणा करने में क्या बीजेपी ने वाकई एक कदम आगे बढ़कर जो है एक साहस का परिचय दिया है, और कांग्रेस की स्थिति इस पर आप क्या देख रहे हैं? जी बेसाल जी, अभी अगर कांग्रेस का हम इतिहास देखें चुनाव के दौरान, ये हमेशा ढीला रवैया होता है कांग्रेस का। बीजेपी हमेशा इसमें एक दो कदम आगे चलती है, और बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का जो संगठन है, ये काफी संगठन मजबूत है, और इनका प्रबंधन भी एक वैज्ञानिक तरीके से होता है, और जल्दी जल्दी सब चीजें जिस टाइमलाइन से करनी होती है उस तरह ये अपना टाइमलाइन का उसे मेंटेन करते हैं जी, डिक्लेयर करते हैं। तो अगर हम देखें तो चारों सीटों पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दी है। कांग्रेस तो अभी अपनी सरकार को बचाने में उलझी हुई है। बीजेपी ने यहाँ पे अपना जो राजनीतिक चाल चली है, कांग्रेस को उलझा दिया सरकार को बचाने में, और खुद अपना पूरा प्रदेश में जोर शोरों से चुनाव में प्रचार प्रसार हो रहा है, और ये तो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता इन्होंने एक्टिवेट कर दिया बीजेपी पार्टी ने जी। और बीजेपी पार्टी इसमें कांग्रेस से काफी आगे है। अभी कांग्रेस तो अपनी प्रदेश सरकार को बचाने में अभी फंसी हुई है। उनको लगता है कहीं उनके लिए प्रदेश सरकार को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है जी। प्राथमिकता उनकी प्रदेश सरकार को बचाना। हाँ। और ये आपका प्रदेश सरकार को बचाने के लिए, अब जैसे अभी आपके इनके 6 विधायक ऑलरेडी दूसरी तरफ चलेंगे। अभी अंदर से जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि अभी हमारे साथ जितने हमारे को और विधायक चाहिए कांग्रेस से आने के लिए तैयार है। तो इस जो आपका कांग्रेस के अंदर और बाहर से जो आक्रमण हो रहा है कांग्रेस को, एक बाहर से बीजेपी और अंदर से इन फाइटिंग या डिसिडेंस जो कांग्रेस के अंदर दो दुश्मन से अभी वो अपना सामना कर रही है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस का भी तो हिमाचल प्रदेश को ये मानकर चले हैं कि लास्ट में इलेक्शन है, 1 तारीख को जून में इलेक्शन है, तो ये हिमाचल की शायद सीटें वो सबसे बाद में ये डिक्लेयर करेंगे। तो इसमें नागेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि प्रतिभा सिंह ने अगर एक बार ये कहा कि मैं इच्छुक नहीं हूं या दोबारा चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा जताई हो, ऐसा नहीं है, तो एक तो ये बात, क्या कहीं ना कहीं कंगना रनौत का कैंडिडेट क्या भारी पड़ जाएगा? क्या लोकसभा चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जो मंडी संसदीय क्षेत्र की जो जनता है, क्या उसे एक सिने स्टार की जरूरत थी? क्या उनके नाम पर ज्यादा वोट मिल जाएंगे, और क्या इस बात का एहसास उनको है, और इसलिए शायद उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, चूंकि कंगना रनौत का नाम बहुत पहले से लिया जा रहा था? नहीं, जहां तक कंगना रनौत का सवाल है, एक्चुअली इम्पोर्टेड कैंडिडेट है। बीजेपी की पार्टी का जो माहौल होता है, राजनीतिक जो आपकी राजनीतिक जो चेतना होती है बीजेपी के अंदर का जो माहौल हो, उसमें पली और ढली हुई नहीं है। लेकिन है तो वो हिमाचल की, भाबला में, मनाली में उनका घर है जी। ये हिमाचल की है, लेकिन जब भी कोई बाहर से इंपोर्ट किया जाता है कैंडिडेट, तो पूरा काडर के अंदर असंतोष पैदा होता है। ये बीजेपी के अंदर है। हमने बड़े बड़े नेताओं से बात की है, वो ये कहते हैं कि हमने अपनी पार्टी में 20-30 साल से अपनी खून पसीने से सींचा हुआ पार्टी को, और जब बारी आती कैंडिडेट की चुनाव में, जो आपका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन का काम करेगी, वो कोई बाहर का इंपोर्टेड कैंडिडेट आता, तो ये नाखुश है बीजेपी के अंदर। कोई ऐसे नहीं कि हर जो आदमी है ये बाहर के कैंडिडेट को वेलकम करेंगे। अब कांग्रेस से 6 कैंडिडेट बीजेपी में गए, अभी और जा सकते, इंडिपेंडेंट गए हुए, तो असंतोष बीजेपी के अंदर बहुत है, लेकिन जो असंतोष के स्वर है
वो दबा दिए गए क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व स्ट्रांग है और वो जो प्रेशर नीचे से जो डिसाइड, ये सारी चीजें केंद्र में डिसाइड हो रही है। जो आप नागेंद्र जी, मैं इसी पे थोड़ा सा एक रिएक्शन ले रहा था राजेंद्र से भी। राजेंद्र, आपको क्या लग रहा है कि कंगना रनौत का नाम चर्चा में पहले से था, वो हिमाचल से बिलोंग भी करती हैं, लेकिन क्या उसके बावजूद क्या कुछ जो नागेंद्र जी कह रहे हैं, आप भी उसमें सच्चाई महसूस करते हैं? बिल्कुल विशाल, ये बात सही है कि जब कैंडिडेट पार्टी से बाहर का आता है, या हम कह सकते हैं जो आपके साथ नहीं जुड़े होते हैं लंबे समय से, वो कैंडिडेट आते हैं तो एक रोष होता है। और मैंने इस बात का जिक्र पहले किया कि भाजपा की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है। आप 70 दिन पहले टिकट अलाउंस इसीलिए करते हैं कि जब कैंडिडेट का विरोध होगा उस विरोध को शांत किया जा सके, अंडरस्टैंडिंग पार्टी के अंदर बना सके, कार्यकर्ताओं को सहमत किया जा सके, एकजुट होने के लिए जो भी एडजस्टमेंट है, बातें होती हैं, उनको संभाला जा सके, उसको सही किया जा सके। और उसके बाद फिर आपके पास एटलीस्ट 30 दिन के करीब, 1 महीने के करीब समय बचता है। आप 1 महीना अगर अपनी पार्टी में जो सारी चीज़ें हैं, उथल पुथल है, उसको सेटल डाउन करने में लगाते हैं, तो फिर 1 महीना आपके पास बचता है जब आप इलेक्शन कैंपेन अपना पीक पर ले जाते हैं और बीजेपी जिसके लिए जानी भी जाती है। अब दूसरी बात आपने प्रतिभा सिंह के ऊपर कही थी, राजनीति है विशाल, यहाँ हर वक्त हर कदम निर्णय बदलते हैं और समय के अनुसार चीज़ें चलती भी हैं। ये भी हो सकता है कि ये हॉलीलॉज की तरफ से प्रेशर टैक्टिक्सों की जो शर्तें वो रख रहे हैं, जो बातें वो रख रहे हैं, उनको अगर हाईकमान मानती है तो फिर प्रतिभा सिंह चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। क्योंकि लंबे समय से अगर इतिहास मंडी लोकसभा सीट का देखें तो वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बात हो, प्रतिभा सिंह की बात हो, इनके परिवार ने लंबे समय तक रिप्रेजेंट किया है मंडी लोकसभा सीट को, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और मंडी से जीतने के बाद भी सांसद के रूप में भी। तो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव से इतने जल्दी हार मान जाएगी। हालांकि स्टेटमेंट उनकी जरूर है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहे, चाहे उन्होंने जो भी कारण दिए हों, लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा हो सकती है हाईकमान। तो नागेंद्र जी, ये प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा हो सकती है, एक तो ये बात है। मैं पहले छोटा सा एक जवाब आपसे इस पर चाहूंगा कि तो कुल मिलाकर क्या मंडी का जो चुनाव है वो क्वीन बनाम रानी ऐसा होने जा रहा है नागेंद्र जी? हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर कांग्रेस का केंद्रीय हाईकमान कहता है कि प्रतिभा जी को बोलता है कि आपको चुनाव लड़ना ही होगा और पार्टी के आदेशों के खिलाफ आप नहीं जा सकते, तो अल्टीमेटली उनको चुनाव में उतरना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अगर पार्टी में इतने सालों से रहे हैं तो लास्ट मोमेंट जो आपकी दंगल है, चुनावी दंगल है, उससे आप भाग नहीं सकते हैं। तो ये जो आपका अभी कांग्रेस जो सरकार है और संगठन के बीच में जो अभी तालमेल नहीं बना हुआ है, कलह चला हुआ है, और जो संगठन की जो डिमांड होती है वो सरकार शायद उस तरह से या बड़ा कंफर्टेबली, या मतलब उसके प्रति काफी वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं है सरकार का। तो ये हो सकता है, ये जो अगर ये सॉर्ट आउट हो जाती है, अल्टीमेटली प्रतिभा उनके खिलाफ लड़ सकती हैं। क्योंकि कंगना रनौत को प्रतिभा भी अल्टीमेटली ये शायद ये भी देख रही होंगी कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन है, कितना मजबूत होगा, क्या पार्टी, क्या पूर्व मुख्यमंत्री, अगर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी को उतार दिया होता वो काफी मजबूत और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते। अब कंगना रनौत को तो अभी अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करना है। जो पार्टी ने जो काम किया या पार्टी का जो बीजेपी का वोट बैंक है वो तो उनके पास एकदम सुरक्षित है। और दूसरी तरफ से अपना काम लोगों तक रीच करना है, कितना वक्त में वो किस तरह से कर पाती ये देखना है। पर प्रतिभा के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे लगता है कि पॉलिटिकली ये शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है बनिस्बत दूसरे कैंडिडेट के। और प्रतिभा हो सकता है। एक सवाल आपसे सिर्फ छोटा सा रहेगा मेरा नागेंद्र जी, कि जो कुछ अभी हुआ हिमाचल प्रदेश में, सरकार के ऊपर एक संकट के बादल छाए, फिर आपने कहा अभी कि सरकार जो है यानी कांग्रेस पार्टी सरकार को बचाने में ही पूरा एक तरह से समय लगा रही है। इधर बीजेपी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। क्या आपको लग रहा है कि मतलब हिमाचल सरकार यानी कि जो विधानसभा में की जो उथल पुथल है, इसका जो भी कुछ लेना देना है, क्या इसका कुछ असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा? लोगों के जहन में क्या वो बात रहेगी जब वो लोकसभा के चुनाव के लिए वोटिंग करने जा रहे होंगे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि वहां के जो वोटर्स हैं, जो जनता है, वो बहुत ज्यादा जागरूक है। बिल्कुल विशाल जी, ये जो घटनाक्रम हुआ जिसमें आपका
दोनों पार्टियों का अलग अलग व्यू पॉइंट है, अलग अलग नैरेटिव है, पर जनता में ये बात तो जा रही है कि भाई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर आप इस गवर्नमेंट को इस तरह गिराते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है और लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। ये नैरेटिव कांग्रेस का, अगर नैरेटिव कांग्रेस ये नैरेटिव जनता तक पहुंचाती है तो कांग्रेस को इससे फायदा होगा। अच्छा, दूसरी तरफ बीजेपी का नैरेटिव है कि तुम अपना घर ही ठीक से नहीं रख पाए, जो अंतर्कल है उस वजह से ये हो रहा है कि अंदर से लोग तभी जा रहे हैं कि आपके जो कुछ नेता हैं उनका रवैया अपने एमएलए के प्रति ठीक नहीं था। ये बीजेपी का नैरेटिव है। अब इस नैरेटिव में हिमाचल प्रदेश में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सेगमेंट है वो एम्प्लॉइज का है। एम्प्लॉइज बीच में फंसा हुआ। एम्प्लॉइज की मजबूरी ये है कि उनको ये लगता है कि हमारे को कांग्रेस को सपोर्ट करना मजबूरी होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगी तो ओपी जो पेंशन है वो विड्रॉ हो जाएगी। दूसरी तरफ बागवान है, बागवान भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और ये भी हिमाचल की राजनीति को इन्फ्लुएंस करता है। बागवान कांग्रेस गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सल कार्टिंग वगैरह की बात है, से बागवानी के जो कांग्रेस ने स्टेप्स लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, आपने बहुत कुछ कह दिया संक्षेप में ही सही, लेकिन जो